हेलो एवरीवन। सो अगर आपने अपने मैक्रो इकोनॉमिक की प्रिपरेशन में गवर्नमेंट बजट के चैप्टर को स्किप कर दिया है तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। ये चैप्टर आपको बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपके रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सिर्फ इसको क्लास को सुनना है अच्छे से और आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेट जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ जाता है जनरली। 6 मार्क्स में आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन से आपका MCQs भी बनते हैं कि आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ठीक है, तो आप इनके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से लर्न कर लेना। तो अब हमारा मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इम्पोज डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। मतलब ये इनकम के ऊपर, किसी एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर ही लगते हैं। उसके अलावा मतलब इनकम और वेल्थ पे ही लगाया जाता है एक पर्सन की। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं लाइक मार्केट से, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है या फिर कुछ आप ग्रोसरी परचेज़ कर रहे हो या कुछ भी आप स्वीट्स परचेज़ कर रहे हो, तो उस पर जो हमारा टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बर्डन ऑफ टैक्स, ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ टैक्स हम किस में शिफ्ट कर सकते हैं, किस में शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्स है ना, उसमें हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, मैं उसका बर्डन किसी अगले किसी इंसान के ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकती। वो मुझे ही बियर करना पड़ेगा, मुझे वो पे करना ही करना पड़ेगा, मैं उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकती। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें मैं बर्डन शिफ्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं पे कर रही, मैं किसी और अदर पर्सन पे शिफ्ट बर्डन डाल दिया कि तुम पे कर देना, इस टाइप से। ठीक है, नेचर कैसा है इसका? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी इनकम अभी 10K है तो हमारा टैक्स परसेंट है 2%। ठीक है, अब हमारी इनकम हो गई 20K तो हमारा टैक्स बढ़ गया 3%। 40 हो गई तो हमारा हो गया 4%। मतलब ऐसे ऐसे हमारा जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या है? रिग्रेसिव। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा टैक्स रेट कम होता जाता है। इनकम बढ़ी, हमारा टैक्स रेट कम हुआ, पहले था 4, फिर हुआ 3, फिर हुआ 2। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। रिग्रेसिव में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा टैक्स रेट कम होता जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे डायरेक्ट टैक्स के? इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और भी आप एग्जाम्पल्स देख लेना। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर रखे इजीली ताकि आपको अच्छे से आए। बट आपका पेपर में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, तो आपको मीनिंग बता देना, बर्डन बता देना, नेचर एंड एग्जांपल्स बता देने। आप इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना चाहो तो कर देना, नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्स का? इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल ने पे करा है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्स का कि GST पे करी हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसका बर्डन हम पास कर देते हैं कस्टमर्स के ऊपर। अब जो ओनर है उस ओनर ने अपना बर्डन किस पे पास कर दिया? कस्टमर्स के ऊपर पास कर दिया, जो कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन भी ऑप्शनल है। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको मीनिंग, ये सारे डिफरेंस दिखाना है, एग्जांपल्स दिखाना है, कंक्लूजन भी दिखाना है। वैसे जनरली 6 मार्क्स में क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट अगर इनकेस आ जाता है, CBSE बिल्कुल अनप्रोडिक्टेबल है, तो अगर आ जाता है तो आपको इसका कंक्लूजन भी दे देना है, जो कि ऑप्शनल है। अगर 6 मार्क्स में आता है तो ही दिखाना, वैसे 3-4 मार्क्स में आपको नीडेड नहीं है। ठीक है, जनरली टॉपर्स होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी होती है, जो कुछ ना कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो वो कंक्लूजन मेंशन करते ही करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? दस डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू द बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड थ्रू प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड डू नॉट प्रोड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको लर्न करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बना रखी थी? ये है विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। मतलब कि वो ना तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट करती है ना हमारे एसेट्स रिड्यूस करती है। बट कैपिटल रिसिप्ट्स कैसी है? विच हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट करती है और हमारे एसेट्स भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है, NL NA। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। नेचर क्या है इसका? रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद ये रेगुलर अकर होते ही होते हैं। बट कैपिटल हमारे नॉन रिकरिंग इन नेचर है। इम्पैक्ट क्या है एसेट्स और लाइबिलिटी पे? कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, बट कैपिटल रिसिप्ट में हमारा चेंज आ रहा है एसेट और लाइबिलिटी में। इसमें भी आपका MCQ में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है। ठीक है, तो टैक्स, रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है रेवेन्यू रिसिप्ट के। और लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसीज वगैरह ये सारा हमारा किस में है?
कैपिटल रिसिप्ट्स में है। अब हमारा इसका एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ लाइक इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रही है वो उनके लिए रेगुलर इनकम है और उससे कोई लायबिलिटी भी नहीं हो रही। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ बोरो करा है पब्लिक से। अब गवर्नमेंट के पास कभी कभार शॉर्टेज हो जाती है फंड की, तो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है और उनको इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लेटर ऑन, तो वो हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट, जिससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। कंक्लूजन है वो भी ऑप्शनल है। दस रेवेन्यू रिसिप्ट आर रेगुलर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एज कैपिटल रिसिप्ट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन बाय क्रिएटिंग लायबिलिटी और रिड्यूसिंग एसेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे हमने देखा विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। इसमें हमारा वो है, इसमें हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी सिंपल बनाने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम एसेट्स क्रिएट करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं लायबिलिटीज़ को। नेचर क्या है, ये भी रिकरिंग इन नेचर है, वो भी नॉन रिकरिंग इन नेचर है। इफेक्ट इसमें हमारा डज नॉट क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज़, क्रिएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पर्पस क्या है इसका कि जो भी हमारे को डेली लाइफ में नीड चीज़ों की नीड होती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हमें कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं पर जाना है, ट्रैवल करना है, तो हमें रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, तो इसमें हेल्प करता है। और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल हो गया सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इसका एग्जाम्पल आएगा, उसका नहीं आएगा, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का नहीं आएगा। अब हमारे को सैलरी चाहिए, हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, तो उसके लिए हमें सैलरी चाहिए ना, पेंशन चाहिए जो ओल्ड एज हो गए हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन है, जैसे गवर्नमेंट हमारी सैलरी पे करती है एम्प्लॉयज़ को अपनी डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए। इंटरेस्ट पे करते हैं जो हमने गवर्नमेंट ने डेप्ट लिया है, मतलब गवर्नमेंट ने जो बोरिंग्स करी उसमें इंटरेस्ट पे करा है। सब्सिडीज़ एंड पेंशन हो गया, दीज आर फॉर रेगुलर फंक्शनिंग एंड डू नॉट क्रिएट एसेट्स, इससे हमारा कुछ भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता, ये हमारी रेगुलर फंक्शनिंग के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, डैम, स्कूल्स बनाते हैं हमारा, जिससे हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। दीज इधर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ कम हो जाती है, परचेज ऑफ मशीनरी बाय द गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये क्वेश्चन आपके जर्नली आते ही आते हैं हर बारी, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो इसके लिए आपको क्या लर्न करना है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लर्न करना है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला लर्न करना है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लर्न करना है। इन तीनों के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको डेटा दे दिया जाएगा पेपर में, आपको बोला जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट का आपको फॉर्मूला लर्न करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सिंपल, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब 1200 में से 900 माइनस कर देंगे तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका है कैपिटल रिसिप्ट का, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब आप क्या करोगे, 2000 में से 1200 माइनस करोगे प्लस 300 करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको जनरली यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है आपको, बट पेपर में ऐसे इजीली डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं गिवन होता, आपको लाइक टोटल एक्सपेंडिचर भी गिवन होता है, टोटल रिसिप्ट भी गिवन होता है, बोरोइंग्स भी गिवन होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, अदर ऑप्शन भी गिवन होते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और अपना आंसर गलत करें। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ईजिली दे रखा है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, आप निकाल सकते हो ईजिली, बट पेपर में ऐसे डायरेक्ट नहीं आता। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होमवर्क में बोला है। अब आपसे मैं यही चाहती हूँ कि आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आएगा, फिजिकल डेफिसिट क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा। यहाँ पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है। इसका मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, 1500 में से 1100 जाएगा तो क्या आएगा आप बताओगे मुझे। फिजिकल डेफिसिट कैसे करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा दे रखा है, टोटल रिसिप्ट्स हमारी ये है एक्सक्लूडिंग बोरिंग, तो 2400 में से 400 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, फिजिकल डेफिसिट जो निकल कर आएगा उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि क्या आए हैं, तो मैं बता दूंगी आपको कि सही है गलत है, आपको क्या गलती करी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इसी तरीके से है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द गवर्नमेंट कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एक न्यूमेरिकल आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इसको स्किप करा तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि भाई मैंने क्यों फॉर्मूलाज लर्न नहीं करे। 3 ही बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज भी बहुत सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों को माइनस करना है, ठीक है।
फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट प्लस बोरिंग्स इंक्लूडिंग बोरिंग्स, ठीक है। फिर प्राइमरी डेफिसिट का है फिजिकल डेफिसिट करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना है। 3 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं आपको, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसमें भी देखो रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, कैपिटल रिसिप्ट गिवन है, बोरिंग्स गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल, सब चीज़ गिवन है, बस आपको इनका आंसर मुझे मेंशन करना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता ही आता है। ये वाली यूनिट से आप अपना ये लगा लो 10 मार्क्स का पेपर आप देखने को देख सकते हो। एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, एक 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है जनरली 4, 3, 7 और 2 या 3 आपके वो आते हैं MCQs आते हैं इसमें, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, हमारा कभी कभार ऐसे CBSE डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई बच्चे लिख दें इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव CBSE क्या करता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, या फिर आपसे कभी पूछ देगा री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन करो, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करो, आप ऐसे आपसे बोल देता है कि आप इनको एक्सप्लेन करो, तो आपको सारे लर्न करने हैं अच्छे से। तो हमारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजट के, तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बजट होता ही क्या है कि हम अपना एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बताता है, कौन कौन सी जगह से हमारे को अमाउंट रिसीव होने वाला है रिसिप्ट के फॉर्म में, इसके बारे में बताता है। इट इज़ प्रिपेयर टू अचीव वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और जो गवर्नमेंट अपना बजट बनाता है ना, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है, जो कि हमारी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैम, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने बजट में मेंशन करते हैं प्रॉपरली कि हम किस किस सेक्टर में एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर एक चीज़ में बताते हैं वो अच्छे से। और रिसिप्ट कहाँ कहाँ से उनको मिलने वाली है, कहाँ कहाँ से उनको इनकम मिलने वाली है, इनकम से, इनकम टैक्स से मिलती है, पेंशन वगैरह देते हैं वो, उस मतलब ये सारे उनके सोर्सेज होते हैं, तो वो बताते हैं गवर्नमेंट बजट में। तो गवर्नमेंट के क्या बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो पहला बजट है री एलोकेट करना रिसोर्सेज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका, मेजर फंक्शन है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है ना उनको हमें अच्छे से एलोकेट करना है ताकि हमारे इकोनॉमी में इक्वालिटी बनी रहे, ठीक है। द गवर्नमेंट री एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रमोट सोशली डिजायरेबल गुड एंड डिस्करेज हार्मफुल गुड्स, डिस्करेज करते हैं हार्मफुल गुड्स को और अच्छे गुड्स को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया सब्सिडीज़ ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा दी, अगर महंगी है तो उस पर कम कम अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। हेल्थ केयर पर भी सब्सिडीज़ लगा दी, लाइक हमारे को हेल्थ केयर में भी कम पैसे लगाने पड़ेंगे। हाई टैक्सेज ऑन टबैको एंड अल्कोहल, अब हमारा जो टबैको है जो एक हार्मफुल गुड है जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगा दे ताकि लोग उसको कंज्यूम ना करें, बट स्टिल अभी भी लोग कंज्यूम करते ही करते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो ऑब्वियसली इजीली अफोर्ड कर लेंगे, बट जिसको जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास होती है, जिनको एक हैबिट बन चुकी होती है कि भाई हमें ये खाना ही खाना, तो वो अपनी बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, बट अपनी इन चीज़ों को भी कंज्यूम करते ही करते हैं। बाकी कोई है जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो छोड़ ही देगा ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा इसके एग्जाम्पल है। अब आप इन एग्जाम्पल्स को लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, आप इनको लाइन में डिफाइन करना। अगर आपका क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में आता है तो आप री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पहले इंट्रोडक्शन दोगे बहुत अच्छे से, फिर आप एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करोगे और उसका कंक्लूजन लिख दोगे कि हाँ ये इनका री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मेन एजेंडा है, ठीक है। सेकेंड हमारा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि हमारी जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है ना इनकम और वेल्थ के रिगार्डिंग, उसको भी हमें कम करना है। बजट हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मैंने बता ही दिया कि जिसके ज़्यादा इनकम ज़्यादा है ना उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगेगा। अब जैसे हम ऐसे इक्वल टैक्सेस नहीं लगा सकते कि जो बहुत ज़्यादा रिच है लाइक अंबानी वगैरह, उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत 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 ज़्यादा इनकम है, तो उनसे भी सेम टैक्स लें। जिसके पास इनकम बहुत कम है उससे भी सेम टैक्स लें, तो ये जस्टिफाई नहीं है, जस्टिफिकेशन अच्छी नहीं है इस चीज़ की। तो उन्होंने यही करा है कि जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है उससे टैक्स रेट भी ज़्यादा लेंगे, जिसकी इनकम कम है उससे टैक्सेस भी हम क्या लेंगे, कम ही लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल है इसका, देखो हायर इनकम ऑन रिच, वही अंबानी वाला, फ्री फूड, पेंशन एंड स्कॉलरशिप फॉर पुअर, इससे हमारी इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें है गवर्नमेंट का मेजर एम क्या होता है, जो हमारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होते हैं ना उसको कंट्रोल करना। गवर्नमेंट यूजेस बजट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय एडजस्टिंग एक्सपेंडिचर टैक्सेस। स्टेबिलिटी लाना, जो भी हमारे इन्फ्लेशन से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या डिफ्लेशन से प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं तो उसमें जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है ना उसको कंट्रोल करना। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन, रिडक्शन एक्सपेंडिचर और इंक्रीज टैक्सेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें क्या है गवर्नमेंट बजट प्रमोट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट को अगर ग्रोथ करनी है हमारी सोसाइटी की तो उसमें क्या करते हैं वो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक हमारा एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनमें इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। स्पेंडिंग ऑन रोड्स, रेलवेज, प्रोजेक्ट
पावर प्रोजेक्ट एंड डिजिटल। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक था हमारा गवर्नमेंट बजट का। अब इसके बाद मैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट लेकर आने वाली हूँ, जिसमें जो आपका 12 मार्क्स का कवर करेगा आपके पेपर में, और उसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में उस टॉपिक को भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मैं डायग्राम्स को भी एक्सप्लेन करूँगी, अपने हैंड से बनाकर दिखाऊंगी आपको कि आप ऐसे कर सकते हो इस डायग्राम को, या अगर कुछ भी सिचुएशन आती है, कुछ भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। प्लीज़ आप मेरे एफ़र्ट्स को देखो कि मैं आपके लिए कितना एफ़र्ट्स कर रही हूँ, कितना आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ कंटेंट को। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को करो। आप 30 मिनट्स अपनी प्रिपरेशन को दो। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत रहेगा, जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ इकोनॉमिक्स के, उसी को सुनो अच्छे से और उसी को एक बार प्रिपेयर करो कि कितना करना है, कितना टाइम ज़्यादा लगेगा भी नहीं आपका। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना बाकी मोर इकोनॉमिक क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।